Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th, subject SST, Political Science, chapter number 1st, Power Sharing. We have learned about this chapter the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka. Today our topic is accommodation in Belgium. अकमेंडेंस इन बेल्जियम्स अर्थात बेल्जियम की समझदारी। देखिए, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में बेल्जियम की समझदारी कि बेल्जियम में किस प्रकार से कैसे वर्क किया। जैसे कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी जो स्पीकर थे, जो सिनाला थे और तमिल थे, सिनाला तमिल, और वहाँ कुछ क्रिश्चियन थे। लेकिन जो सिनाला थे उनका एक स्वयं का एक अधिकार था और उसने तमिलों को कुछ राइट्स प्रोवाइड नहीं किए, इसलिए वहाँ पर सिविल वार हुआ और देश की यानी कि हालत जो है ना, इकोनॉमिक्स और हम कह सकते हैं एजुकेशनली और कल्चरली जो कंडीशंस है ना, वे बिल्कुल डाउन हुई। अब देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या एक ऐसा समझदारी का काम किया कि जो सबको अच्छा लगा। इन बेल्जियम्स लीडर्स टूक ए डिफरेंट पाथ. They recognize the existence of the regional difference and cultural diversity. Between 1970 and 1973, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgium's models. आइए अब देखते हैं इसमें क्या ऐसा उसने इस प्रकार से किया। देखो, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग अपना एक वे अपनाया, अलग रहा। द बेल्जियम्स लीडर टूक ए डिफरेंट पाथ माने रास्ता। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अपना एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया, जो उसकी रीजनल डिफरेंस थी ना, कल्चर और डाइवर्सिटी, उसको उसने स्वीकार किया। और 1970 और 1993 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसने 4 बार अमेंडमेंट भी किया, अमेंडमेंट संशोधन। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 बार सिर्फ इस बार के लिए संशोधन किया कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगापन का एहसास न हो। अर्थात कोई व्यक्ति ये नहीं समझे कि मेरा यहाँ पर कोई रेस्पेक्ट नहीं है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहा, मेरे कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो ऐसा कोई नहीं समझे। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट इन द डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री, है ना, रहने के लिए कोई आदमी बेगापन से नहीं करे तो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया जैसा बेल्जियम ने किया, और बेल्जियम एक यानी कि मॉडल के रूप में उभरा। अब देखते हैं कि ऐसा बेल्जियम ने क्या किया जो पूरे वर्ल्ड के जो कंट्री है ना, उसकी बेल्जियम को एक लाइक किया, अच्छा माना। क्या किया बेल्जियम ने, आइए यहाँ पर उसके कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिसके हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. Thus no single community can make decision unilaterally. अब देखिए इसमें कितना अच्छा बताया गया है। Constitution prescribes then the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. फर्स्ट पॉइंट कहता है कि संविधान में इस बात का यानी स्पष्ट बिल्कुल क्लियर यानी कि प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा के मंत्रियों की संख्या इक्वल होगी, समान होगी। अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की जो संख्या है, नंबर है, वे इक्वल होगी। और कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर
कोई स्पेशल कानून बनेंगे तो क्या होगा? अगर कुछ विशेष कानून तभी बन सकेंगे जब दोनों भाषाई, कौन से, डच और जो हमारे जो फ्रेंच है, उन दोनों समूह के, दोनों यानी कि लैंग्वेज वालों के समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक प्रकार के समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। कितना अच्छा इनका एक एडजस्टमेंट था कि ये नहीं है अगर मान ली कोई स्पेशल लॉज का कंस्ट्रक्शन करेंगे, स्पेशल लॉज का फ्रेम आउट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कोई डच लोग कर लेंगे या फ्रेंच लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों की इक्वल यानी कि राइट्स दिए गए, दोनों समान उसके ऊपर डिबेट्स करेंगे, समान अगर वे चाहेंगे तो ही होगा। यानी कि कह सकते हैं हमें सिंबल जो सिंगल कम्युनिटी है ना, उसका डिसीजन नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट है। सेकंड देखिए, many powers of the central government have been given to state government of the two regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. Second कहता है many powers of the central government have been given to state government of two regions of the country. यानी कि क्या कह रहा है, केंद्र सरकार की जो अनेक जो पावर्स थी, अनेक जो शक्तियाँ थी, अनेक जो राइट्स थे, देश को दो इलाकों की जो रीजनल जो गवर्नमेंट थी, जो क्षेत्रीय सरकार को यानी कि बांट दिया, उसको दे दिया। यानी राज्य सरकार जो है अब सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगी। इट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट भी स्वतंत्र होगी, वे भी अपने रूल रेगुलेशन उसके होंगे, वे भी अपने सिटीजन का वेलफेयर काम कर सकता है। ये नहीं है कि कुछ राइट्स उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने हाथ पसारने पड़े या सेंट्रल गवर्नमेंट से ले नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय के बराबर ही स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अधिकार दिए गए। ये थे दो। नंबर थर्ड, ब्रसेल्स की बात करते हैं, जो कैपिटल्स ऑफ द बेल्जियम, जो बेल्जियम की कैपिटल्स है। तो ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सपेक्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेड इन द ब्रसेल्स बिकॉज the Dutch speaking community has expected equal representation in the central governments. आइए अब उस पर देखते हैं कि जो हमारी बेल्जियम की जो कैपिटल्स है ब्रसेल्स में अलग सरकार, सेपरेट गवर्नमेंट, सेपरेट और अलग, ब्रसेल्स में अलग सरकार, और इसमें दोनों समुदायों का, दोनों समुदाय कौन से हैं, डच और फ्रेंच, दोनों जो कम्युनिटीज़ है फ्रेंच और डच के का इक्वल प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषाई लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के लिए इस प्रस्ताव को क्या एक्सपेक्टेड किया। क्यों? क्योंकि जबकि ब्रसेल्स में फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा थे और हॉल अगर बेल्जियम में देखते तो डच बोलने वाले थे, लेकिन दोनों में अपने आप ने कंप्रोमाइज़ किया। इसलिए क्या किया कि फ्रेंच भाषाई बोलने वाले लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषाई लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था ना। ये सेंट्रल जब गवर्नमेंट्स बनी थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच लोगों ने कुछ सेक्रीफाइस किया था, तो ब्रसेल्स में अब फ्रेंच बोलने वाले कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दोनों ने बराबर किया, इक्वल किया, तो दोनों ये साथ साथ लेकर चल रहे हैं। ये हुआ। थर्ड जो पॉइंट्स है, थर्ड में देखिए आप, उसमें कह रहे कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, French and German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding
culture, educational and language related issues. अब देखिए थर्ड जो पॉइंट्स है उसमें, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेल्जियम्स के लिए. देखिए, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट. केंद्र और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे. कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स सामुदायिक सरकार का नाम देंगे. हम कह सकते हैं देयर इज द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ये यहाँ पर सरकार का थर्ड लेवल है. जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का जो थर्ड लेवल है वो पंचायत गवर्नमेंट है, पंचायत गवर्नमेंट है. तो ऐसे ही बेल्जियम के अंदर जो गवर्नमेंट का जो थर्ड जो काइंड्स है दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट. क्या कहें उसको, कम्युनिटी गवर्नमेंट के सामुदायिक सरकार कहें. अब देखो उसमें कैसे गवर्नमेंट बनती है. पीपल बिलोंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच एंड फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव. यानी इसमें ये कोई मैटर नहीं हैगा कि कौन व्यक्ति, चाहे डच हो या फ्रेंच हो या जर्मन हो, कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है. अर्थात कि इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं. डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, बेल्जियम के किसी भी रीजन में रहते हों, किसी भी टेरिटरी क्षेत्र में रहते हो, उसमें ऐसा नहीं है उसको रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही भाषा बोलने वालों के लिए क्या, इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को चुनते हैं. इस सरकार को हमारी जो कल्चर है, एजुकेशन है और जो क्या है उसकी जो लैंग्वेज है, जैसे मसलों पर फैसले लेने का क्या दिया, उसको अधिकार दिया गया. देखिए कितना अच्छा इसने एक थर्ड टायर बनाया, दैट्स कॉल्ड द कम्युनिटी गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट सामुदायिक सरकार कि चाहे फ्रेंच बोलने वाला हो, डच हो, जर्मन हो, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह रहा हो बेल्जियम में, उनको अपनी सरकार चुनने का अधिकार है. क्यों ऐसा किया, क्योंकि आपने भी पढ़ा कि यहाँ पर 3 लैंग्वेज बोलने वाले थे, डच थे, फ्रेंच थे और जर्मन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच वालों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया, लेकिन 1% जो था बच गया जर्मन, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. तो इसलिए बेल्जियम ने ऐसा एक स्टेप उठाया, ऐसा कदम उठाया कि इसलिए उसका नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट. अब जर्मन लोग भी अपना बड़े ही रेस्पेक्टफुल से वहाँ अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, अपनी कल्चर को बढ़ा सकते हैं, अपने उसको पावर्स दिए गए उनका वे बढ़ा सकते हैं. ऐसा किया. ओके, यू मस्ट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कम्प्लीटेड. ये बिल्कुल ठीक है कि बेल्जियम का जो मॉडल है ना, ये बड़ा ही एक जटिल लग सकता है. इट इंडिडेड इज वेरी कम्प्लीटेड इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम. जो बेल्जियम में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा ही एक जटिल सा लगता है. बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फॉर दे हेल्प टू अवॉइड civic strife between the two major communities and the possible division of the country on linguistic lines when many communities of Europe came together to form the European Union. Brussels was chosen as its headquarters. देखिए कितना अच्छा इस पैराग्राफ में बताया है कि आपने बेल्जियम के मॉडल कुछ जटिल तो लग सकता है और निश्चित रूप से ये जटिल भी है, क्योंकि खुद बेल्जियम में रहने वालों लोग भी ये कहते हैं, पर यह व्यवस्था बेहद बहुत ही अच्छी तरीके से एक सक्सेसफुल रही. इससे मुल्क में अर्थात बेल्जियम के जो सिविल वार था ना, उस सिविल वार की आशंका को एक क्या क्या स्टॉप हो गया, विराम लग गया, रुक गया. वरना गृह युद्ध की स्थिति, यानी गृह युद्ध की स्थिति भी होती, जैसे श्रीलंका में सिविल वार होता, और बेल्जियम जो है ना भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता. और जब अनेक यूरोपियन देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया ना, तो ब्रसेल्स को उसको क्या है हेडक्वार्टर बनाया.
अब बताइए क्यों बनाया ब्रसल्स को हेडक्वार्टर? कि इसीलिए शायद ब्रसल्स को हेडक्वार्टर बनाया क्योंकि बेल्जियम की जो रूलिंग जो पॉलिसी थी, जो रूलिंग जो अरेंजमेंट था, ये सबको साथ लेकर चलने वाला था। इसलिए ब्रसल्स को माने यूरोपियन कंट्री का क्या बनाया? हेडक्वार्टर बनाया। क्या बनाया? हेडक्वार्टर बनाया। जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि श्रीलंका में तो जो सिन्हाला जो कम्युनिटीज थे ना, वे तमिल कम्युनिटीज के ऊपर अपना अधिकार सौंप रहे थे, वे उसको बेगानापन समझ रहे थे, स्वामी पावर्स का यूज कर रहे थे, इसलिए वहाँ सिविल वार हुआ। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप कमेंट्स में बताइए मुझे कि आपको बेल्जियम और जो श्रीलंका है, दोनों कंट्री में किस कंट्री की आपको जो रूलिंग सिस्टम है ना, वे बेटर लगा? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना मुझे कि आपने जैसे श्रीलंका और बेल्जियम की जो रूलिंग जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक जो रूलिंग है, वे पढ़ा आपने, तो आप किस से एग्री हैं, बेल्जियम से या श्रीलंका से? आप कमेंट्स बॉक्स में इसको लिखना। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ आर डेमोक्रेटिक? देखो हमने ये पढ़ा है कि व्हाट डू वी लर्न, हम दोनों कंट्री की स्टोरी पढ़ी है, दोनों स्टोरी पढ़ी हमने बेल्जियम और श्रीलंका की। बोथ आर डेमोक्रेटिक, दोनों ही लोकतांत्रिक हैं। यट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंट इन बेल्जियम। द लीडर हैव रिलीज that the unity of the country is the possible only with the respecting the feeling and the interested of different communities and region. Such a realization result in the mutually expected arrangement for sharing power. Sri Lanka show us a contrasting example. It show us that if a majority community want to force its dominance over other and refuse the share power, it can undermine the unity of country. अब आपको लास्ट में बताया कि व्हाट डू वी लर्न अबाउट टू स्टोरी, कि इस हमने श्रीलंका और जो बेल्जियम की हमने जो दो स्टोरी पढ़ी है, उससे हम क्या सीखते हैं? बेल्जियम और श्रीलंका की इन दोनों स्टोरी से हमें क्या एक एजुकेशन मिलता है? ये नहीं है कि आपको केवल टेक्स्ट बुक को पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, आप उसको अपनी जो रियल लाइफ है उसमें आप उसको उतारिए, आप उसको समझिए कि एक वास्तव में एक जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वह कैसा होना चाहिए। क्या सबको साथ लेकर चलना होना चाहिए, या जो मेजोरिटी कोई कास्ट है, मेजोरिटी कम्युनिटीज है, या उसी का एक अधिकार होना चाहिए? अगर आपने इसको समझ लिया कि वास्तव में हमको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, जैसे बेल्जियम ने किया, बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन थे और तीनों ने साथ एक दूसरे का यानी कि कोऑपरेशन किया और साथ लेके चले, तो देश को यानी टुकड़े होने से बचा लिया, सिविल वार से बचा लिया। लेकिन श्रीलंका ऐसा नहीं कर पाया और इसलिए श्रीलंका में सिविल वार हुआ। तो इसको अपनी लाइफ में डालिए। तो कह रहा है कि बेल्जियम और जैसे होता है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, फिर भी यानी कि जो पावर शेयरिंग है कि सवाल को अलग अलग ढंग से निपटने की हम कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं ने लगा कि जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ है और उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रीजनल्स हैं, उन्हें एक दूसरों का रेस्पेक्ट किया, आदर किया और देश की जो यूनिटी है उसको बांधे रखा। ऐसा किया, दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। लेकिन श्रीलंका ने बिल्कुल इससे अपोजिट किया, श्रीलंका ने ठीक उल्टा किया, उसने दूसरा रास्ता अपनाया। इससे पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय, अगर मेजोरिटी जो कम्युनिटी है, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अपना एक प्रभुत्व, अपना एक प्रेशर बना के रखती है, क्या हम उसको एक्चुअल डेमोक्रेटिक कहेंगे? हम उसको एक्चुअल डेमोक्रेटिक रूलिंग नहीं कहेंगे। तो बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है, तो ऐसे इस देश की एकता संकट में पड़ सकती है, जैसे श्रीलंका में हुआ। अब आप ही देखिए कि आपको कौन से कंट्री की रूलिंग व्यवस्था अच्छी लगी, बेल्जियम और श्रीलंका की। तो ये हमारा आज का टॉपिक्स था कि अकमेंडेशन ऑफ द बेल्जियम, कि बेल्जियम की समझदारी। अब देखिए बेल्जियम ने कितना समझदारी से काम लिया कि अपने जो कंट्री था, अपने कंट्री को सिविल वार से बचा लिया
और धीरे धीरे स्लोली अपना क्या है कि एक डेवलपमेंट किया। लेकिन जो एक श्रीलंका जो एक डेवलपमेंट कंट्री था, वहाँ की एजुकेशनल, हेल्थ, कल्चर बहुत अच्छी कंडीशन थी, लेकिन अपने आप में सिन्हाला, तमिल और फ्रेंचाइज इसके बीच क्रिश्चियन यानी कि सिन्हाला, तमिल और क्रिश्चियनिटी, उसमें उसका एक एडजस्टमेंट नहीं हो पाया और नहीं होने के कारण उसमें सिविल वार हुआ और उसकी इकोनॉमी, उसकी एजुकेशनल, उसकी हेल्थ, ये कंडीशन बहुत ही पुअर हो गई। तो हमें ऐसा श्रीलंका जैसा एग्जाम्पल ऐसा नहीं लेना चाहिए। हमें बेल्जियम जैसे कंट्री की जो पॉलिसी है वो अच्छी लगती है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही था हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप इस पर कमेंट्स करना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।